पहले हमने देखा कि 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है। पहले राजा के पावर को लिमिटेड किया जाता है और यहाँ पे एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पे जैकोबिन क्लब, जो कि लेस प्रोस्पेरस मैन का एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो पावर को सीज कर लेते हैं और यहाँ पे राजा लुई 16 को एग्जीक्यूट कर देते हैं। और इसके बाद जाके फ्रांस ऑफिशियली एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। लेकिन ये रूल भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और यहाँ पर जैकोबिन को रिप्लेस करके अब डायरेक्टरी सिस्टम आता है। और अब कुछ दिन बाद इस डायरेक्टरी सिस्टम के फेलियर के चलते नेपोलियन पावर सीज कर लेते, जो कि एक मिलिट्री जनरल था फ्रांस का। अब इसका आगे हम देखते हैं कि नेपोलियन पूरे यूरोप को कॉन्कर करने का वो एक विजन रखते थे। उनका विजन था कि पूरे यूरोप को कॉन्कर करके एक कॉमन कंट्री के तौर पे सेटअप करना और यहाँ पे पूरे यूरोप में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करना। तो नेपोलियन अब फ्रांस के नेबरिंग अलग अलग देशों को इन्वेट करना शुरू करते हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। तो नेपोलियन अपने आप को एम्पेरर बोल के ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं फ्रांस का। तो इसमें फ्रांस और रिपब्लिक नहीं रह जाता है, लेकिन नेपोलियन यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्प्रेड करने के नाम पे यूरोप के अलग अलग देशों पे हमला करना शुरू कर देते थे। इनिशियली नेपोलियन जिस टेरिटोरीज को इन्वेट कर रहे थे, उस टेरिटोरीज के जो कॉमन पीपल है उनका सपोर्ट भी उन्हें डेमोक्रेसी के नाम पे मिल रहा था। अब नेपोलियन आगे अलग अलग टेरिटोरीज को फर्स्ट एक टेरिटोरीज को कॉन्कर्ट करने के बाद नेपोलियन उस जगह में एक फेमस लॉ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग द सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, जो हमारा आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके चलते नेपोलियन का लेगेसी आज भी यूरोप में वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही नेपोलियन का पॉपुलैरिटी डिक्रीज होना शुरू होता है और ऐसे हालात में यूरोप का 4 मेजर पॉलिटिकल पावर, प्राशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, चारों मिलकर नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनली 1815 में डिफीट कर देते हैं। अब नेपोलियन को डिफीट करने के बाद यहाँ पर यूरोप में दोबारा यहाँ पर मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर किया जाता है। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी से फिर से लुई फिलिप्स को न्यू किंग के तौर पे अपॉइंट किया जाता है और फ्रांस के बॉर्डर पे कई सारे स्मॉल टेरिटोरीज, स्मॉल स्टेट्स को सेटअप किया जाता है इन फ्यूचर फ्रांस के साइड से कोई भी पॉलिटिकल एग्रेशन को यहाँ पे रोकने के लिए। लेकिन अब ऐसे हालात के चलते जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे, जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, एक्टिविस्ट थे, ये लोग अब सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे ही कई सारे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस यूरोप में बनना शुरू हो जाता है, जिसमें से यंग इटाली, यंग यूरोप प्रोमिनेंट था और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे गुजेबो मैज़नी ने। तो इसके बाद हम लोग आगे जर्मनी का फॉर्मेशन देखते हैं, इटाली का फॉर्मेशन देखते हैं, यहाँ पे बल्कन एरियाज में यहाँ पे लोगों का लड़ाई देखते हैं और यहाँ पर रशियन एग्रेशन के खिलाफ फोर्सफुली रशियन लैंग्वेज की इम्पोजिशन के अगेंस्ट में पोलिश लोगों का लड़ाई देखते हैं। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है। जो ये सारा घटना ये अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो निकला हुआ नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था। तो ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि लोगों के अंदर अब एक फीलिंग आने लगा कि हमारा एक कॉमन आइडेंटिटी के तौर पे, ये कॉमन आइडेंटिटी किसी भी बेसिस पे हो सकता है। इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर और कॉमन हिस्ट्री। तो इसके बेसिस पे हम लोग अपना एक कॉमन स्टेट स्टैब्लिश करेंगे। स्टेट मीन्स कंट्री, तो यहाँ पे इसी का नाम होगा नेशन स्टेट। नेशन मीन्स जाति, जाति राष्ट्र का हम लोग सेटअप करेंगे। तो इसी के चलते पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन फैल जाता है और यूरोप में एक के बाद एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो कैसे ये सब अलग अलग, कैसे जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ, इटाली का हुआ, तो ये सब हम लोग किसी और एक दिन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक साइड में तो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था, दूसरे साइड में एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम मीन्स जहां पे पहले ओनली राजाओं का रूल नहीं था, जैसे फ्रांस में पहले क्लर्जी, नोबेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, वैसे ऑल ओवर द यूरोप में, और अगर मैं ब्रॉड सेंस में बोलूँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यहाँ पर जहाँ जहाँ पे राजा था तो राजा के साथ अलोंग विथ किंग रिलीजियस लीडर और लैंडलॉर्ड्स कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट रोल था। तो लैंडलॉर्ड्स एंड राजा एंड रिलीजियस लीडर्स कंबाइनली एक एरिया को रूल कर रहे थे और एक तरीके से इनके हाथ में फुल एब्सोल्यूट ऑथोरिटी था।
तो ये एब्सोल्यूट ऑथोरिटी का ये आप डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कम होने लगता है, पॉलिटिकल वैल्यू कम होने लगता है और लैंडलॉर्ड्स के हाथ से जमीन अब निकलते जाता है और आप एक न्यू कम्युनिटी मिडिल क्लास निकल के आता है। क्योंकि आप इसी दौर में हमारा चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते अब बिजनेस ट्रेड का एक्सपेंशन होता है, जिसके चलते अब यहाँ पे पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल जॉब था, यहाँ पे हम लोग का पीजेंस कम्युनिटी, हम लोग का फार्मर्स, तो ये लोग सब विलेज छोड़ के न्यू टाउन्स में माइग्रेट कर रहे थे और ऐसे न्यू टाउन्स का इमर्जेंस हो रहा था और ऐसे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी एक साइड में क्रिएट हो रहा था, दूसरे साइड में यहाँ पर ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम भी ख़त्म हो रहा था और जिसके अगेंस्ट में फुल्ली हमारे ये डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे। तो ये सारा चीज़ एक साथ इसी दौर में यूरोप में चलता है और यही चीज़ आगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में फैल जाता है। तो ये था बेसिक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम का डिक्लाइन। अगर इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में जानना है तो ऐसे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।